हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, ये द लर्निंग अड्डा के इस मंच में सभी आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे वर्णमाला। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से पिछली कक्षा में आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। पिछली कक्षा से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट्स में प्लीज़ भेजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला अध्याय वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। अब वर्णमाला पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको जानना होता है कि वर्ण क्या है, ठीक है, और अक्षर क्या है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें जाननी होती है। तो आपने अगर हिंदी की वर्णमाला अगर पढ़ी तो वर्णमाला की एक परिभाषा आप सबको मालूम है कि अक्षरों का व्यवस्थित या वर्णों का, वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप। वर्णमाला एक लाइन की परिभाषा, बहुत शॉर्ट परिभाषा, वर्णों का या अक्षरों का जो भी आ जाए, जो भी आपको याद पड़े वो आपने वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप वर्णमाला। वर्णमाला में अच्छा बातें हैं कि होते कितने प्रकार के हैं अक्षर। तो वर्णमाला में देखिए दो तरह के हमारे अक्षर होते हैं। एक हमारा होता है स्वर, एक होता है हमारा व्यंजन। स्वर की परिभाषा सभी को पता है, जो ध्वनियाँ स्वतंत्र होती हैं, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और जिन अक्षरों को, जिन ध्वनियों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन खाने वाला व्यंजन नहीं, पढ़ने वाला व्यंजन। और सभी को पता ही होगा कि संसार में आप लोग जानते हैं कि 56 प्रकार के भोग होते हैं, सुना भी होगा। ठीक, सो आते हैं इस पे। तो स्वर कितने तरह के होते हैं, तो अगर स्वर पूछा जाए तो सब कहते हैं स्वर कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के आप मुझे नाम बताएंगे। अगर अभी लाइव क्लास चलेगी तो अगर मैं बच्चों से पूछूंगी तो वो मुझे ये बताएंगे। एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। मैं कहती हूँ ये आंसर रॉन्ग है, अधूरा आंसर है, पढ़ने के लिए अच्छा है लेकिन अधूरा आंसर है। तो इसका सही क्या है मैं बताती हूँ। इस पोर्शन पे अभी हम बात नहीं करेंगे, डायग्राम से हम लोग चीज़ें देखिए। स्वर हमारे 2 रूपों में दिखाई देंगे, एक मूल रूप, एक मात्रा रूप। डायग्राम देखते जाइएगा। मूल रूप में ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपका हुआ स्वतंत्र स्वर, आश्रित मिश्रित स्वर और अयोगवाह। जब मात्रा रूप में बात करते हैं तो 2 तरह के हो जाते हैं हमारे ये। एक होता है ह्रस्व या लघु स्वर और एक होता है दीर्घ या गुरु स्वर। गौर से देखिएगा, किसी किताब में, हर किताब में टुकड़ों में अलग अलग चीजें हैं। यहाँ मैंने आपको वो दोनों चीजें बहुत क्लियर दिया है। आप देखिएगा, स्वर की परिभाषा आपको मैंने अभी बताई दी, लेकिन उसके 2 रूप होते हैं, एक मूल रूप और एक मात्रा रूप। एक आपका स्वतंत्र स्वर हुआ, दूसरा आश्रित मिश्रित स्वर हुआ, अयोग और भी नाम होते हैं, अयोगवाह हुआ। जब मात्रा रूप में जाते हो तो ह्रस्व और दीर्घ करते हो। ये चीजें हैं, क्योंकि अभी एक प्रश्न मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आया हुआ है। पेपर में प्रश्न पूछा गया, दीर्घ कौन सा है स्वर, दीर्घ स्वर। अब देखिएगा, दीर्घ स्वर आपको बताना है ए, ऐ, आ, ओ। भैया ये तो चारों दीर्घ हैं, ये चारों दीर्घ हैं, तो अब हम क्या लगा दें इसमें, इसमें हम क्या लगा दें, आप देखिए क्या लगा दें, हमारे लिए तो चारों हैं,
लेकिन नहीं, यहां पूछ क्या रहा है, दीर्घ स्वर में आपका पूछ रहा है मूल, मूल पूछ रहा है, ये है प्रश्न। सो आप देख सकते हैं, इसीलिए बहुत क्लियरिटी से जानिए कि क्या है कैसे है, ठीक है। सो बात करते हैं हम लोग, इसमें आता है स्वतंत्र में अ, आ, ई, उ और री। इसमें आते हैं ए, ओ, औ। इसमें आता है अंगा, इसमें आता है आहा। इस बिंदी का नाम है अनुस्वार, इस बिंदी का नाम है विसर्ग, ठीक। कई बार हमारे ऑफलाइन में बच्चे, अब बच्चे कहिए, विद्वान बच्चे कहिए या टैलेंटेड बच्चे कहिए, कई बार कहते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये आहा है कि विसर्ग है। तो जाहिर सी बात है, देखिए जैसे एक व्यक्ति एक जगह अगर है, मान लीजिए अपने अगर पिता के साथ खड़ा है तो वो पुत्र है, अगर चाचा के साथ खड़ा है तो भतीजा है, अगर मामा के साथ खड़ा है तो भांजा है। एक ही व्यक्ति के इतने रूप हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ। ये बिंदी अगर दो संख्याओं के बीच में है तो इसका नाम अनुपात है। किसी शब्द के बाद लगा है तो विसर्ग है, और अगर मान लीजिए किसी रेखा के बाद लगा है तो चिन्ह है। तो हम इसे क्या कह दें? तो ये मत सोचिएगा, ये सब प्रयोग के तरीके हैं, अलग अलग प्रयोग के तरीके होते हैं और उसे हम लोग सीखते हैं। सो आते हैं, इस पे बात करते हैं हम लोग। तो ये मूल रूप आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वतंत्र स्वर, आश्रित स्वर, अयोगवाद स्वर, ठीक। अब इसमें आते हैं, ये हमारा क्या है, देखिए इसमें आएगा केवल अ, ई, उ, री। इसमें आ जाएगा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ठीक। इसकी मात्रा कुछ नहीं होती। कई बच्चों से पूछा जाता है तो कहते हैं यही तो इसकी मात्रा है, इसकी मात्रा होती ही नहीं है, ये अमूर्त होता है। इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये, इसकी ये, इसका ये संकेत। अब आप खुद देख लीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसकी कौन सी मात्रा होती है। यानी ये हमारे स्वर हो गए और ये उसका संकेत हो गया, ठीक। तो मात्रा रूप में आप दिख रहा है और ये मूल रूप में दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आपको स्वर के ये दो रूप समझ में आ गए होंगे। बहुत गौर से देख लीजिएगा, ये डायग्राम आपको हर जगह स्पष्टीकरण देगा जो भी क्वेश्चन है आपको। अब कुछ प्रश्न बनते हैं इस पे, तो वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल व्यंजन के बात करते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन, व्यंजन हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब क्योंकि हमको वो पूरा सीखना है जो हमें पेपर में आता है, सो वो हमारे डायग्राम में बना रही हूँ। वो देखिए 5 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्ताक्षर और द्विगुणी। ठीक है, ये 5 आपको दिख रहा है। उसके बाद अब इसके 5 भेद। तो अब कई बार पूछता है कि मूल व्यंजन कितने तरह के हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ये केवल 3 ही माने गए हैं मूल व्यंजन में,
लेकिन जब 3 और 5 दोनों ऑप्शन देगा तो आप 3 लगाइएगा, 5 मत लगाइएगा। 5 तभी लगेगा जब वो 3 ना हो, क्योंकि ये दोनों इन्हीं से बने हैं, संयुक्ताक्षर और द्विगुणी इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, सो बात करते हैं अब इसकी स्पर्शी पे आते हैं। पांच वर्ग होते हैं, सबने पढ़ा होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसमें 5-5 अक्षर आते हैं। ये देखिए, क ख ग घ ग छ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, ये 5 होते हैं। स्पर्शी की गणना 25 होती है। टोटल ये हमारे 25 होते हैं, कुल ये 25 अक्षर होते हैं। ठीक, अब देखिए ये हमारे कहलाते हैं कंठ्य। इनको बोलते समय कंठ पर हमारे ज़्यादा बल पड़ता है, तो इसलिए इनका नाम कंठ्य होता है। ये हमारे होते हैं तालव्य अक्षर। इसको कोमल स्पर्शी भी कहते हैं। ये हमारा होता है मूर्धन्य। जीभ पूरी की पूरी ऐसे फोल्ड हो जाती है बोलते समय, तो इसे हम लोग मूर्धन्य अक्षर कहते हैं। ये हमारा है दंत्य। कई प्रश्न आते हैं बेटा इसमें, जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कई प्रश्न आते हैं, बिल्कुल फिक्स है, इससे एक आना ही आना है। जैसे आपके सुपर टेट में ये बिल्कुल लिखित है कि आना है। एक आएगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, एक बताएगा कि नासिक के बताइए। ठीक है, ये आपके ओष्ठ्य अक्षर। और जैसे सभी को मालूम है कि सुपर टेट में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, तो आपको सबसे बड़ी खूबी मैं बता दूं, आपने वर्णमाला इसमें पढ़ ली तो उसमें भी ऐसे ही है, बस उसमें माहेश्वर सूत्रों की थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम लोग जानेंगे वर्णमाला क्या है। लेकिन आपने अगर इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो उसमें डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको लगता है कि कितना बर्डन है, ठीक है, वो 20 नंबर भी आपके, अपने 10 नंबर भी वो आपके हाथ में होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग 3 नामों से जानते हैं। 3 नाम कौन कौन से? नासिक्य भी कह सकते हो, पंचमाक्षर भी कह सकते हो, और अनुनासिक्य भी कह सकते हैं। हर वर्ग का 5वां अक्षर है, इसलिए ये पंचमाक्षर है। नाक और मुंह की सहायता से बोला जाता है, तो इसलिए नासिक्य है। और अनुस्वार के रूप में ये 5 बदल सकते हैं, इसलिए अनुनासिक्य है। ये बात आपको वो क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो जरूर बताइएगा, और बहुत एकदम सटीक प्रश्न आपके बनते जाएंगे। सो ये स्पर्शी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग अंतस्थ पे। अंतस्थ में हमारे 4 अक्षर आते हैं, य, र, ल, व। ये दोनों हमारे अर्धस्वर। कई बार प्रश्न आया है ये हमारा लुंठित या प्रकंपित, 2 नाम इसके आते हैं, पिछले आ चुका है। और ल हमारा पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है पीछे। तो जब ल बोलेंगे तो जीभ ऐसे मुड़ती है, और र बोलेंगे तो जीभ आगे की तरफ आती है झटके से। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसकी
ऊष्म व्यंजन की। श, श, स, ह, 4 अक्षर आते हैं। ये हमारा तालु में छूता है इसलिए तालव्य श। ये हमारा मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य अक्षर। ये हमारा दांत को छूता है, दंत्य अक्षर। इसको 2 नामों से जानते हैं, काकल्य, क्योंकि कवर्ग के थ्रू ये विसर्ग के रूप में बोला जाता है, और हम इसको बोल सकते हैं काकल्य भी बोलते हैं और बोध अक्षर भी बोलते हैं। ये आपका। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि वर्णमाला का अंतिम अक्षर कौन सा है? तो आप कहेंगे छ, आप कहेंगे ज्ञ। नहीं, अंतिम अक्षर ह है, याद रखिएगा। वर्णमाला का अंतिम अक्षर ह। क्यों? मैंने अभी बताया, व्यंजन हमारे 33 होते हैं, 25, 4, 4, तो जोड़ लीजिए, 25 और 8 हमारे 33 होते हैं, और 33वां अंतिम अक्षर हा है। सो इसीलिए वर्णमाला का अंतिम अक्षर हा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं संयुक्ताक्षर की तरफ। इसमें कई को प्रश्न आते हैं, 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ हमारा हमेशा बनता है क प्लस श से। एक समीकरण ये भी रखिएगा साथ में, अगर ये ना दे तो ये दे सकता है। जब तक श में अ नहीं होगा तब तक वो श पूरा नहीं होगा। ये है आपका। तो ये संयुक्ताक्षर आपको समझ में आ गया। एक प्रश्न आता है कि क किसके बाद आता है? तो ये प्रश्न इतना उलझापूर्ण है, शायद इसका कोई सटीक उत्तर देता हो। पूरा प्रश्न सुनिए। शब्दकोश में छ किसके बाद आता है? ये छ किसके बाद आता है? क के बाद। क्योंकि ये जब भी बनेगा तो याद रखिए, कोई भी संयुक्ताक्षर पूछ रहा है कि वो किसके बाद आता है, तो अपने पहले वाले अक्षर के बाद। यानी अगर आप पूछ रहा है कि त्र किसके बाद आता है, तो त के बाद। ज्ञ किसके बाद आता है, तो ज के बाद। और श किसके बाद आता है, तो श के बाद। श किसके बाद आता है, तो श के बाद। यानी कोई भी संयुक्ताक्षर अपने पहले वाले अक्षर के बाद आता है। ठीक है, अपने पहले वाले अक्षर के बाद आता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। द्विगुणी की बात करते हैं अब। इसके बहुत नाम है, 2 अक्षर आते हैं इसमें, ड़ ढ़। ठीक है, तो देखिए इसके कितने सारे नाम हैं। उच्छिप्त, उच्छिष्ट, विकसित, ध्वनि, नवीन ध्वनि, ताटक या ताड़न, ठीक है। उच्छिप्त, उच्छिष्ट, विकसित, नवीन ध्वनि, ताड़न अक्षर, ये आपको सब समझ में आ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि द्विगुणी के देखिए कितने सारे नाम हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक, इसको आप देखिएगा। और अब आते हैं हम लोग पूरी वर्णमाला को जरा काउंटिंग कर लेते हैं। तेरह हमने स्वर पढ़े थे, 25 हमारे स्पर्शी हो गए,
4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 हमारे ऊष्म हो गए, 4 हमारे संयुक्त हो गए और 2 हमारे द्विगुणी हो गए। कुल हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। वर्णमाला में 52 अक्षर। तो ये दिख रहा होगा आपको सभी को, क्लियर समझ में आ गया होगा। वर्णमाला चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये कैसे है, समझ में। अगर कोई चीज़ डाउट में हो तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताती हूँ, एक प्रश्न घुमावदार है, कभी कभी पूछता है मूल वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो वो भी सुन लीजिए। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार तेरह स्वर और 33 व्यंजन, टोटल हमारे 46, यानी वर्णमाला में मूल अक्षर 46 है। ये आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई हमारा पहले ही मैंने आपको सिखा दिया था कि पहली हमारी व्याकरण की जो पुस्तक पंडित कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है उसको मानक माना जाता है। उसको कई विद्वान बताते हैं कि उसी पे सारी मानक कसौटी है वो, ठीक। तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 13 स्वर माने हैं और 33 व्यंजन कौन कौन से, तो 33 व्यंजन 25 और 4 और ये 4, बस जब आप जोड़ेंगे तो ये 33 मूल व्यंजन और 46 वर्णमाला में पूर्ण। और कई बार आपको 52 की जगह 50, तो वो किस अक्षर को कभी कभी गिना नहीं जाता, तो द्विगुणी को हटा दीजिए। तो 52 में से जब आप जब इसमें से आप 3 हटा देंगे तो ये आपके 49 बन जाएंगे। ये कुल आपके ये मानक संविधान के अनुसार। तो मेरे ख्याल से वर्णमाला का कुछ प्रारूप समझ में आया होगा। आप लोगों की जो विस्मित हो चुकी हैं यादें, जो थोड़ी बहुत धुंधली हो चुकी हैं, वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि वर्णमाला क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कैसे क्या क्लियर हो गया होगा इसमें। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्वर कितने प्रकार का है, व्यंजन कितने प्रकार का है, ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट बात करते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। अब देखिए, आपसे कई बार प्रश्न पूछता है गुण स्वर कितने हैं, आंसर दो। कौन कौन से? ए और ओ। वृद्धि स्वर कितने हैं? 2। ऐ और औ। उसके बाद किस को मान्यता प्राप्त नहीं है स्वर को, तो री को उच्चारण के आधार पे नहीं गिना जाता। वर्तनी में गिना लिखने के आधार पर, लेकिन उच्चारण पे नहीं गिना। री को उच्चारण के आधार पर स्वर नहीं माना जाता, स्वर नहीं माना जाता। इसलिए मैंने ये लिख दी लाइन ताकि आप इसको सुने ही ना, लिख के दिखा हुआ आपको दिखाई दे तो समझ में आ जाए। री को उच्चारण के आधार पे स्वर नहीं माना जाता है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी और मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब आते हैं जीवा के आधार पे, होंठ के आधार पे। अभी हमें बहुत सारा वर्णमाला में बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, छोटा सा चैप्टर नहीं है कि आपने आज स्वर व्यंजन जैसे सभी पढ़ा लेते हैं, स्वर ये है, व्यंजन ये है, मैं भी इतने पे समाप्त कर दूँ। लेकिन आता है जीवा पे कितने, पिछले आपने टेट दिए होगे तो
बताया था जीवा पे कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो उसमें बच्चों ने 3 लगाए, किसी ने अग्र पूछ लेता, पश्च पूछ लेता। आप रट्टा मारते, रट्टा क्यों मारते? प्रैक्टिकल कीजिए, आप अपने मुंह पे प्रैक्टिकल कीजिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और स्वरों को बोल के देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे जीभ छू रहा है, कहाँ पे। अब क्योंकि जब हम लोग लाइव होंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा और वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, 3। एक हो गया हमारा अग्रस्वर, दूसरा हो गया मध्य स्वर, तीसरा हो गया पश्च स्वर। अब ये जीभ की कंडीशन है। अब कोई किसी के मुंह में बैठ के तो बता नहीं सकता है कि जीभ इधर घुमाओ उधर घुमाओ, वो आपको फील करनी होगी, स्वयं अनुभव करनी होगी। अगर आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तो आप नहीं बेटा कर पाएंगे। तो इसलिए जीभ देखिए, इसमें हमारा आता है अग्र स्वर में आपका आता है ई ए, आगे वाला जो हिस्सा है वो जाके निचले वाले दांत को छूता है। इसमें आता है केवल अ, इसमें आता है आपका आ उ ओ ओ, ये है। ठीक, यानी कि कुल आपका जब हम अग्र स्वर की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना ई ए, मध्य स्वर की बात करते हैं तो केवल अ, और पश्च की बात करते हैं तो बड़ा उ ओ ओ। तो ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर होंठ के आधार पे, ओंठ नहीं होता, होंठ के आधार पर स्वर 2, एक विवृत और एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। अब देखिए वृत्तमुखी में क्या है, वृत्तमुखी में हम लोग करते जब होंठ गोल हो जाए तो किसमें गोल होता है, उ ओ आओ, गोल हो गया। ठीक, जिन पे होंठ हमारा गोल हो जाए, होंठ के आधार का मतलब, वृत्तमुखी का मतलब जब होंठ गोल हो जाए, अब वृत्तमुखी का मतलब जब गोल ना हो, अ आ ई ए री, इन पे गोल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कुल मिला के आपका ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा और कोशिश ये करिए कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जहाँ तक आपके प्रश्न हो तो इस चैनल को आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, आपके लिए उतनी चीज़ें होंगी। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी तक 4 महीने से हम लोग कुछ भी ना एक दूसरे से संपर्क साध नहीं पा रहे थे। सो अब हम लोग के संपर्क का रास्ता बना है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने टीचिंग के प्रोफेशन में जाने के लिए इस चैनल के थ्रू जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और सीखिए। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर आऊँगी, प्रश्न लेकर आऊँगी, लेकिन ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी के लिए आप इतना ही रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा और जुड़िए। इस पे आप हमसे टॉक करिए, बात करिए, तभी कुछ होगा। ठीक है, ओके, स्टे होम।